हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैनिक क्लासेस। दैनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये 5 और 6 जून की करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड कर दी एक साथ। कुछ दिनों के गैप के कारण करंट अफेयर्स नहीं आ पाई थी क्योंकि लैपटॉप ख़राब होने की वजह से पीपीटी तैयार नहीं हो पा रही थी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, लेकिन जितने दिन का गैप हुआ है उसे मैं कंबाइंड करके आपको अवेलेबल करा दूँगा। ये 5 और 6 जून की हैं, साथ में 7 और 8, 9 और 10 जून की कंबाइंड करा के उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, सिंगल वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। शुरू करते हैं। किसी भी तरह क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर के एंड में एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है, वो भी डिस्कस करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसे भी समझेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लिक करेंगे तुरंत टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं और ये लेक्चर आपको रोज़ सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाएगा। शुरू करते हैं 5 और 6 जून की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने यौन टैब योजना 2021 को शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यौन टैब स्कीम 2021? ये फोटो में देख रहे हैं आप, कौन है ये? आर के माथुर। आर के माथुर लद्दाख के गवर्नर या उपराज्यपाल, या जिसे हम एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो लद्दाख के द्वारा यौन टैब योजना या स्कीम 2021 लॉन्च की गई है। इस स्कीम में है क्या, तो बताता हूँ है क्या स्कीम में। ये टैब देख रहे हैं, यौन टैब यानी तुम्हारा टैब। टैब मतलब क्या होता है? टैब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो स्टूडेंट्स के द्वारा या नॉर्मल पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये टैब लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है और एक कारगिल। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में 9वीं से 12वीं तक या 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स को टैब बांटे जाएंगे और उसमें कुछ बुक्स की पीडीएफ होंगी जो वो पढ़ सकते हैं आसानी से। समझ लेते हैं इसके बारे में। मैंने बताया 4 जून को इन्होंने योजना को शुरू किया, आर के माथुर ने, जो कि एलजी हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। पहले चरण में, फर्स्ट फेज़ में, लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को, ये स्टूडेंट्स को, ये एजुकेशनल टैब बांटे जाएंगे। टैब में है क्या? टैब में पीडीएफ है किसकी? 35 बुक्स की, जिन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आप पढ़ सकते हैं। इसमें 15 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है और जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसमें 6 से 12 तक की कक्षा के कुल 12,300 छात्रों को इसमें बेनिफिशियल होगा या लाभान्वित होंगे वो इस योजना से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में फेसबुक का सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीएफओ? सीएफओ कौन होता है? सीएफओ है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फेसबुक रिसेंटली। फोटो में देख रहे हैं आप, कौन है ये है मार्ले लेविन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मार्ले लेविन को ही फेसबुक का न्यू सीएफओ बनाया गया है। बात करें फेसबुक की तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है फेसबुक का। और इससे पहले किस में थी? तो इससे पहले ये इंस्टाग्राम में भी काम कर चुकी हैं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में, ठीक है। और फेसबुक में ही ये वैश्विक साझेदारी या ग्लोबल पार्टनर की पोस्ट पर भी ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं या वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अब क्या बन गई हैं? अब मुख्य व्यवसाय अधिकारी पर फेसबुक की नियुक्त कर दी गई हैं। कौन? मार्ले लेविन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the chairman of WHO Executive Board recently? फोटो में देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये अफ्रीकन कंट्री केन्या के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को ही WHO का न्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले हमारे जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, वो इस पोस्ट पे थे। अब इनकी जगह कौन आ गए हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ इस पोस्ट पर आ गए हैं। समझ लेते हैं इसके बारे में। बात करें तो मैंने बताया WHO के द्वारा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये कब हुआ है? ये 1 जून को इनकी मीटिंग हुई थी WHO की 149वें या 149वें नंबर की। कहाँ पर हुई थी? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी ये मीटिंग, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। और इसमें इस पद के लिए इन्हें चुन लिया गया। इससे पहले कौन थे? तो आपको बताया मैंने, हर्षवर्धन थे, जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। बात करें WHO की तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की या इस्टेब्लिशमेंट की तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने पेंगुइन उपग्रह को लॉन्च किया है? यानी विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पेंगुइन सैटेलाइट? ये पेंगुइन सैटेलाइट, पहले इसका आंसर बताया तो आपको मैं, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट है किस काम की? ये सैटेलाइट मौसम या क्लाइमेट के पूर्वानुमान, यानी पहले से उसके बारे में पता लग जाएगा। यानी मान लो
कोई आपदा आनी है, कोई डिजास्टर आना है, कोई साइक्लोन आना है, तो उस चीज़ के लिए चाइना को पहले ही सचेत कर देगा ये सैटेलाइट। हमें पता है सैटेलाइट किस तरह वर्क करता है, ये मैंने आपको फोटो में दिखाया है अर्थ के रोटेशन में, ठीक है। तो चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसे शॉर्ट में FY4B भी कहा जा रहा है, इसे शॉर्ट में पेंगुइन 4B या FY4B भी कहा जा रहा है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये चाइना का एक सिचुआन प्रांत है, सिचुआन प्रांत या स्टेट है, वहाँ के सिंचांग सैटेलाइट सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है, उससे इसे लॉन्च किया गया है। चाइना का पेंगुइन उपग्रह या सैटेलाइट किस काम आएगा? तो मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा के बारे में सचेत करने के लिए या उसका पूर्वानुमान लगाने या उसमें निगरानी करने के लिए ये काम आएगा। ये नई पीढ़ी का मौसम संबंधी उपग्रह या सैटेलाइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चाइना की बात करें, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज के नया रिकॉर्ड बनाया है? यानी रिसेंटली विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ सेट ए न्यू रिकॉर्ड। फोटो में देख रहे हैं आप, चाइना के द्वारा ही आर्टिफिशियल सन डेवलप किया गया था, हमें पता है। तो चाइना ने जब इस आर्टिफिशियल सन को डेवलप कर लिया था तो उसके द्वारा ही नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चाइना का ही ये आर्टिफिशियल सन है, क्योंकि हमें पता है काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि चाइना जो है आर्टिफिशियल सन में या कृत्रिम सूरज बना रहा है या सूर्य बना रहा है। ये किस काम आएगा? ये उसका कहने का मतलब ये है चाइना का कि जब नेचुरल सूरज या नेचुरल सन, जो हमें पता है एक तारा भी है जो ब्रह्मांड में मूवमेंट कर रहा है लगातार, तो जिस दिन वो ख़त्म होगा तो उस दिन हम, या फिर जिस दिन वो नहीं राइज करे, या ऐसा चाइना का मानना है, तो उस दिन हम अपना आर्टिफिशियल सन राइज करा सकें और उससे हम अपना नेचर का बेनिफिशियल ले सकें। तो इसलिए डेवलप किया गया था चाइना का आर्टिफिशियल सन। समझ लेते हैं इसके बारे में। ये रिकॉर्ड कैसे बनाया है? तो रिकॉर्ड हमें पता है जो नॉर्मल सन है, जो यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, उसका टेम्परेचर बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं बात करें चाइना के आर्टिफिशियल सन की, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी लगभग 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आप लगा सकते हैं कितना लगभग पास है ये जो नेचुरल सन है या प्राकृतिक सूर्य है। तो और कृत्रिम सूरज ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के मैक्सिमम पॉइंट पर या पीक पॉइंट पर ये पहुंच चुका था, जो नॉर्मल सूरज से 10 गुना अधिक गर्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के बोर्ड में किसे चुना गया है? यानी हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रिसेंटली। फोटो में देख रहे हैं आप, ये गुजरात प्लांट है, गुजरात में प्लांट है अमूल का, उसके MD भी रह चुके हैं ये है डॉक्टर RS सोडी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर RS सोडी को ही इसका मेंबर बनाया गया है, किसका? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में इन्हें शामिल कर लिया गया है। समझ लेते हैं इनके बारे में। बात करें IDF यानी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, तो 1903 से काम कर रहा है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और ये जो शामिल किया गया इन्हें, ये विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे जो 1 जून को मनाया जाता है, उस दिन इन्हें शामिल किया गया। मैंने बताया 1982 से जो अमूल का प्लांट है गुजरात में, उसमें शामिल है 1982 से, और 2010 में ये MD बने थे अमूल के गुजरात वाले प्लांट के ही। कौन? डॉक्टर RS सोडी। अब इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का बोर्ड में चुन लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। फोटो में देख रहे हैं आप, समझ गए, ज़्यादातर लोगों को पता भी है 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और बात करूं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे हम कहते हैं UNEP। UNEP ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इस्टेब्लिशमेंट 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहीं ना कहीं पर्यावरण में अच्छा हो उसके लिए कार्य करता है। कौन? UNEP। तो 5 जून को मनाया था हर साल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ लेते हैं एक बार इसके बारे में। मैंने बताया हर साल 5 जून को मनाते हैं। 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस के ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कर दी गई थी। इस वर्ष की थीम की बात करें तो रिमेजिंग, रिक्रिएटर, रीस्टोर रखी गई है।
2021 की थीम या विषय। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार 2021 का है, यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 रिसेंटली किसे दिया गया है? फोटो में देख रहे हैं आप, ये फ्रेंच लेखक हैं, फ्रांसीसी लेखक हैं, डेविड डियोप। डेविड डियोप को ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली 2 लोगों को दिया गया है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। एक है एना मोशोवाकिस, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये हैं डेविड डियोप। इनको तो इनकी पुस्तक, ये वाली पुस्तक है इनकी, यानी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक बाय डेविड डियोप, इसके लिए दे दिया गया है किसे? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ डेविड डियोप को। लेकिन साथ ही 2 लोगों को दिया, मैंने बताया, एक तो डेविड डियोप हो गए, दूसरे कौन है? दूसरी ये है मैडम जिनका नाम है एना मोशोवाकिस, जो कि एक ग्रीक अमेरिकन है। इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। फ्रेंच लेखक हैं ये डेविड डियोप। इन्हें एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए दिया गया ये पुरस्कार। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और साथ में एना मोशोवाकिस को भी दिया गया है, जो कौन है? जो एक, ये देखिए, एना मोशोवाकिस, जो कि एक ग्रीक अमेरिकन लेखक हैं। इनके लिए भी ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें $70,000 की राशि दी जाती है, यानी लगभग 50,000 पाउंड्स की राशि दी जाती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अगर आपको पूछे 2021 का किसे दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है, डेविड डियोप और एना मोशोवाकिस, इन 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? फोटो में देख रहे हैं आप, ये हैं विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स या IAF का न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। समझ लेते हैं इनके बारे में एक बार। तो मैंने बताया आपको, विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है। वायुसेना मुख्यालय ने इसको बताया था कि आप अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। 2 नए कमांडो इन चीफ भी इसमें कार्यभार संभालेंगे साथ में। कौन है वो? एयर इन चीफ एयर मार्शल बल्लभ राधाकृष्णन, दिल्ली में पश्चिमी कमान के हैं ये, जबकि दूसरे एयर मार्शल RJ इकवर्थ प्रयागराज से मध्य वायुसेना के कमांड संभालेंगे। जो 2 अलग हैं वो कौन है? 2 ये जो कौन है, एक तो हैं राधाकृष्णन दिल्ली से, दूसरे हैं RJ डकवर्थ, और मेन कौन है? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? यानी हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द SDG इंडिया इंडेक्स रिसेंटली? तो नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग पता है आपको कौन है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में कर दी गई थी मोदी जी के द्वारा। और ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। काफ़ी बड़े ब्यूरोक्रेट हैं ये। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो लॉन्च किया गया वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। SDG होते क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी SDG सतत विकास जो लक्ष्य है ना, वो 17 लक्ष्य हैं। वो 17 लक्ष्य जो राज्य लागू करेगा या जो राज्य या स्टेट अपनाएगा उन्हें ही बेस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। तो प्रथम स्थान पर या फर्स्ट कौन आया है इसमें? केरल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केरल की बात करें, त्रिवेंद्रपुरम कैपिटल है, पिनराई विजयन की सरकार है यहाँ पर, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं केरल के। और बात करें तो फर्स्ट स्थान पर या प्रथम स्थान पर केरल इसमें रहा है। बात कर लेते हैं इसकी। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर केरल आया है, जबकि बिहार सबसे एंड में रहा है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। SDG में होता क्या है? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का देखा जाता है, किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने 74 का इसमें स्कोर किया है, जो कि सेकंड स्थान पर रहे हैं या सेकंड स्थान या स्टेज पर रहे हैं। आपको मैं बेसिकली बताता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं। कुछ गोल्स हैं, कितने हैं ये SDG कितने गोल्स हैं? ये 17 गोल्स हैं। इसकी लिस्ट है पूरी 17। उसमें हर चीज़ लिखी हुई है कि आप पर्यावरण पर ध्यान देंगे, आप समाज पर ध्यान देंगे, आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त करेंगे और मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित नहीं करेंगे। इस तरह से 17 गोल्स लिखे गए हैं जो एक समाज में ज़रूरी हैं बनाए रखने के लिए। तो जो राज्य उसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा या अच्छा दिखाएगा अपने को, तो उसी को फर्स्ट स्टेज रखा जाता है। यानी केरल इसमें कहीं ना कहीं अच्छा है, इसलिए वो फर्स्ट आया है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली?
फोटो में देख रहे हैं कौन है ये? जितेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, किन कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये? तो छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये मेगा फूड पार्क होते क्या हैं, ये आपने बहुत देखा होगा। मैं आपको बताऊं, ये 2012 की योजना है सरकार की, जिसमें तय किया गया था कि लगभग 46 या 46 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। उसी के तहत ये लगातार स्थापित हो रहे हैं। जैसे अमृतसर में हुआ, जिसका उद्घाटन हरप्रीत कौर बादल ने किया था, जो वहाँ की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थी। और अब छत्तीसगढ़ में हुआ और कई जगह हो रहा है, बिहार में भी। तो कुल मिला के 46 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये होते क्या है? मेगा फूड पार्क वो स्थान है, आप ये समझ लीजिए, वो स्थान जहाँ पर किसान और ट्रेडर आके मिलेंगे। जहाँ पर किसान और ट्रेडर आके मिलेंगे, कहीं ना कहीं किस लिए मिलेंगे? व्यापार के लिए। यानी उनकी एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग में किसान को बेहतर लाभ देना और ट्रेडर और किसान के बीच अच्छे संबंध बनाना और महंगाई कम करना, काफ़ी चीज़ें, मतलब मूल्य की वृद्धि में कम करना, यानी किसान की आय में वृद्धि करने के लिए या फार्मर्स की इनकम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाते हैं। समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने बताया, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने जून 2021 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क स्थापित किया। पार्क में लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 26,000 किसानों को इसमें बेनिफिशियल मिलेगा या बेनिफिशियल होगा। 145 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना है ये, और 63 एकड़ लैंड पर या भूमि पर ये फैली हुई है, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में के जेमिसन को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। वह किस टीम से हैं? यानी रिसेंटली के जेमिसन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर फ्रॉम विच टीम? फोटो में देख रहे हैं, यही है के जेमिसन। किस टीम के हैं? ये हैं न्यूजीलैंड की टीम के। इन्हें ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए या उस अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। समझ लेते हैं इनके बारे में एक बार। तो मैंने बताया न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कौन? के जेमिसन। इनका नाम है काइल जेमिसन और ऑलराउंडर हैं। गेमर्स कैप भी जीत चुके हैं 2021 में। तो गेमर्स कैप के एक पुरस्कार है गेमर्स कैप का ही, जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना जाता है। इस पुरस्कार को जीतकर के जेमिसन जो है ना, पूर्व में पुरस्कार कौन जीता था, इससे पहले कौन जीते थे? ब्रेटन मैकुलम जीत चुके हैं, टिम साउथी जीत चुके हैं, रॉस टेलर जीत चुके हैं, के विलियमसन जीत चुके हैं। और अब कौन बन गए हैं? काइल जेमिसन भी ये अवार्ड जीत चुके हैं, जो इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं इन लोगों के साथ। कौन? क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले। समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में त्रिरश्मि पहाड़ी में 3 और गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं किस राज्य में हैं? यानी रिसेंटली 3 caves हैव बीन फाउंड इन त्रिरश्मि हिल्स, इन विच स्टेट आर दिस केव लोकेटेड? ये देखिए, त्रिरश्मि की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में 3 और पहाड़ियाँ मिल गई हैं इसी पहाड़ी है, इसी हिल्स के अंदर। रश्मि की पहाड़ी, ऐसा माना जा रहा है कि ये पहाड़ी शायद इससे भी पुरानी है जो पहले मिली थी। समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI की कलकत्ता में है, ठीक है। नासिक में त्रिरश्मि पहाड़ी में 3 और गुफाएं मिली हैं। सॉरी, नासिक था, महाराष्ट्र के नासिक में। और ये जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि बौद्ध की गुफाएं हैं या बौद्ध गुफाएं हैं या बौद्ध रॉक कट गुफाएं हैं। सभी गुफाओं में बरामदे बौद्ध भिक्षुओं के विशिष्ट वर्गाकार चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ की केनारी और वाही गुफाओं के समान ही भिक्षुओं के ध्यान के लिए विशेष स्थान रहा है। ऐसा बताया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए मोटिवेशन या कह सकते हो ध्यान के लिए, या एक तरीके से कह सकते हो आप, जब वो ध्यान लगाते होंगे तो उसके लिए एक विशेष स्थान रहा होगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए या बौद्ध मोंक्स के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 13 है, पहले भारतीय शिक्षक कौन है जिन्हें विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टीचर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है। आप फोटो देख कर समझ गए होंगे इनका रिएक्शन ऐसा क्यों था। इनका रिएक्शन जब उन्होंने अपनी टीवी में सुना था न्यूज़ की इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है। 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। ये है रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले को ही वर्ल्ड बैंक के सलाहकार या एडवाइज़र के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। समझ लेते हैं इनके बारे में, टीचर कहाँ के हैं और क्या है।
मैंने आपको बताया कि जो इसमें नियुक्त किए गए हैं, इसमें 12 लोग और नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक में ही दुनिया भर से 12 लोगों को लिया गया, जिसमें से एक कौन है, डिसाले, यानी रणजीत सिंह डिसाले, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सलाहकार बोर्ड के माध्यम से डिसाले वर्ल्ड बैंक में काफ़ी कार्यों को प्रभावित करेंगे और 18 मिलियन से अधिक शिक्षकों का समर्थन दुनिया भर से में वह करेंगे। अगर बात करें तो 2024 तक वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रहेंगे ये। अभी क्या है 21, 3 साल तक रहेंगे, ठीक है। और बात करें तो कोच कार्यक्रम देशों को अपनी डीडीपी कार्यक्रमों और नीतियों को बदलने में मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अफ्रीका संघ या अफ्रीकन यूनियन ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? यानी द अफ्रीकन यूनियन हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। फोटो में देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये माली के प्रेसिडेंट हैं। और ये माली के कौन है? ये माली के सैन्य प्रमुख हैं या मिलिट्री हेड हैं। तो माली इज द राइट आंसर। अफ्रीकन कंट्री हमें पता है माली। हुआ यह है कि माली में तख्ता पलट कर दिया गया था, यानी वहाँ के प्रेसिडेंट को हटाकर वहाँ पर मिलिट्री बेस या मिलिट्री रूल्स स्थापित कर दिया गया था। उसी के तहत अफ्रीकन यूनियन में लगभग 54 देश हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के 54 देश के लगभग सभी देश इसमें शामिल है। क्योंकि हमें पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग 54 कंट्रीज़ हैं, लगभग क्या 54 ही कंट्रीज़ हैं। और इस अफ्रीका संघ में भी कितने देश हैं? 54। तो लगभग सभी देश इस संघ में शामिल हैं। तो इस माली को यहाँ से निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो तख्ता पलट किया गया है सैन्य या मिलिट्री के द्वारा, उसे वापस बहाल किया जाए और वापस से जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के उन्हें अपॉइंट किया जाए, यहाँ पर उन्हें वापस उनकी सीट या उनकी पद उन्हें वापस नियुक्त किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। सभा में इथोपिया में मीटिंग हुई थी, वहीं पर अफ्रीकन यूनियन बना था। उसके बाद 2002 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था और बाद में इसको अफ्रीकन संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जगह एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये ले सकता है। इसके अध्यक्ष की बात करें अफ्रीकन यूनियन की या अफ्रीकन संघ की, तो फेलिक्स त्सिसेकेडी इसके अध्यक्ष हैं। और अफ्रीका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, उसके क्लाइमेट को लेकर, उसके पॉलिटिकल को लेकर, उसके राजनीतिक या सामाजिक को लेकर, उसमें अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीका संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये मैंने आपको लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको, PDF में अवेलेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028-2030 के बीच 2 अभियानों की घोषणा की है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज़ अनाउंस्ड 2 मिशंस बिटवीन द ईयर ऑफ 2028 टू 2030 फॉर विच प्लानिट। तो नासा ने टारगेट किया है कौन से सैटेलाइट, उसके प्लानिट के लिए, शुक्र के लिए, यानी वीनस के लिए। नासा वीनस या शुक्र के लिए 2 अभियान भेजेगा। कब 2028 के 30 के बीच में। ये हैं किसके लिए? तो मैं बात करूं नासा की, पहले नासा की बात कर लेता हूँ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात करें 1958 में स्थापना हुई थी नासा की। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नासा की, ठीक है। और अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। बात कर लेते हैं तो ये है क्या स्कीम। तो डाविचो प्लस और वेरिटास नाम के 2 मिशन हैं, दिखाएंगे कि किस तरह से उनको इम्प्रूवमेंट या अप्लाई किया जा सकता है। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ये समझना कि शुक्र ग्रह या वीनस प्लैनेट जो है उसका तापमान कैसा है, वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये सब जानकारी नासा द्वारा एकत्रित करने के लिए ही उसके द्वारा मिशन लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? वीनस के लिए या शुक्र के लिए। इसमें लगभग $500 मिलियन की या $500 मिलियन का खर्चा आने का अनुमान है, जो 2028 से 30 के बीच में खर्च होगा और वहाँ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने कवर करे 5 और 6 जून के। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा आपको। ये थे क्वेश्चन जो हमने कवर करे, और किसी भी तरह क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे हिस्ट्री के भी, साथ ही गोविंद सर के द्वारा द हिंदू की डेली वोकेबलरी भी कराई जाती है, आप उसे भी आसानी से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट तरीके से वो आपको याद कराते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको लंबे समय तक वोकेबलरी याद रहें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है CGL या CHSL या CPO के एग्जाम्स में जो SSC द्वारा लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं डेली रूटीन में भी आपको इंपॉर्टेंट है वो। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।